किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एपिडा ने अबू धाबी में किया भारतीय मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन। इन स्टोर आम उत्सव में भारतीय आम की उम्दा किस्मों और जीआई टैग वाले आमों के साथ साथ आम पर आधारित व्यंजन भी थे शामिल। देश में डीएपी खाद में कमी के चलते छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन के दौरान डीएपी का आपूर्ति लक्ष्य किया गया कम। छत्तीसगढ़ सरकार विकल्प के रूप में एनपीके और एसएसपी खाद की उपलब्धता करा रही है सुनिश्चित। दिल्ली को हरित बनाने और पर्यावरण में सुधार के लिए वन महोत्सव 2025 के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान का दूसरा चरण शुरू। महीने भर चलने वाले इस अभियान के तहत हर दिन मां के नाम पर होगा पौधरोपण और लगाए जाएंगे 70 लाख से ज्यादा पौधे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने शहरी विकास एवं कृषि कार्य पर हुई प्रगति का जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयार चल रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, किसान भाई बहन सशक्त हों और गांव आत्मनिर्भर बने, और इसके लिए हम एक समर्पित टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर, और दो प्रमुख विभाग जो विकास और रोजगार में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, एक कृषि और दूसरा रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री जी और उनकी पूरी टीम के साथ बैठकर हमने रिव्यू किया है। संकल्प एक ही है। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की और जम्मू कश्मीर की भी रीढ़ है, जो 50% से ज्यादा देश में रोजगार देती है, यहां तो और ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। उसको और हम कैसे बेहतर बनाएं और किसान की जिंदगी और कैसे बेहतर हो। मेरे लिए तो कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है, और मुझे खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है। और केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जम्मू के इलाके में रीजनल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसे आईसीएआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगी। जम्मू क्षेत्र में रीजनल हॉर्टिकल्चर सेंटर की स्थापना की मांग यहां पर आई है। उसके लिए आईसीएआर और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू को आईसीएआर इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग प्रदान करेगा। वर्तमान में सीए स्टोरेज की सीमा 18 माह है, जिसको बढ़ा के 24 माह करने की बात हुई, तो वो भी हमने 24 महीना करने का फैसला किया है। हार्टिकल्चर मिशन में सब्सिडी केवल 5000 मीट्रिक टन दी जाएगी, ये बात आई थी, लेकिन कई लोगों ने 6000 मीट्रिक टन तक की क्षमता निर्माण कर ली है। तो हमने उस समस्या का भी समाधान करने का फैसला किया कि 6000 का भी बना लिया तो निश्चित सीमा 5000 तक उनको सब्सिडी का लाभ मिले। और कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उन किसानों को भी पहुंचे जिन्हें सरकार द्वारा पट्टे पर जमीन दी गई है और उनके पास पेपर नहीं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम RNVCIS योजना को जल्दी शुरू करने जा रहे हैं ताकि इसका प्रधानमंत्री फसल योजना का लाभ किसानों को मिल सके।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कुछ ऐसे लोग वंचित हैं जो जमीन पर जिनका कब्जा और अधिकृत रूप से सरकार ने उनको कहा है, पट्टे दिए, लेकिन वैधानिक कोई लीगल उनके पास पेपर्स नहीं है। उस पर भी हम चर्चा करके जो खेती कर रहे हैं और सरकार की अनुमति से खेती कर रहे हैं, कैसे उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों के कवरेज के लिए भी हम RWVCIS या विंड्स स्कीम को जल्दी शुरू करेंगे, ताकि मैपिंग जो हॉर्टिकल्चर की फसलों में होती है वो ठीक ढंग से हो सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्रीनगर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट क्लीन प्लांट की स्थापना 150 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी, ताकि किसानों को सेब, अखरोट का पौधा रोग मुक्त मिल सके। श्रीनगर में अब MIDH योजना के तहत 150 करोड़ रुपए की लागत का सेंट्रल इंस्टीट्यूट यहां क्लीन प्लांट सेंटर बनाया जाएगा। इसमें सेब, बादाम, अखरोट, बेरी के ऊपर काम होगा, और जब ये क्लीन प्लांट सेंटर आएगा उसके साथ साथ हम प्राइवेट नर्सरी भी विकसित करेंगे और उनको भी सहायता देंगे, ताकि अच्छी नर्सरियां बन सके। क्लीन प्लांट में क्लीन प्लांट बनाए जाएंगे जो बैक्टीरिया या वायरस से रहित रहेंगे, रोगों से रहित रहेंगे, और अच्छे पौधे यहाँ के किसानों को मिल पाएंगे। हिमाचल में सेब सीजन शुरू होने वाला है और इस बीच प्रदेश में किन्नौर की सांगला घाटी में भी सेब बागवान इस बार की अनुमानित पैदावार से उत्साहित हैं। किन्नौर में उन्नत बागवान सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथियों, अब जब सेबों की चर्चा हो रही है तो आपने किन्नौरी सेब का नाम जरूर सुना होगा। सेब के लिए मशहूर किन्नौर में केसर का उत्पादन होने लगा है। आमतौर पर हिमाचल में केसर की खेती कम ही होती थी, लेकिन अब किन्नौर की खूबसूरत सांगला घाटी में भी केसर की खेती होने लगी। किन्नौर की सांगला घाटी में जो सेब का उत्पादन है वो काफ़ी उन्नत तकनीक से किया जाता है। काफ़ी जो यहाँ के बागवान हैं वो जो एडवांस टेक्निक्स आ रही हैं सेब बागवानी की, उसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ आजमाते नज़र आ रहे हैं, जिसका जिक्र अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात का जो कार्यक्रम उनका रहता है उसमें भी किया। हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानी का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में इस बार हिमाचल में सेब की अनुमानित पैदावार करीब 3 करोड़ 66 लाख पेटियों तक होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले का सेब की अनुमानित पैदावार के मामले में तीसरा स्थान है और किन्नौर के सांगला का सेब सबसे खास माना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किन्नौर जिले के सेब का जिक्र किया था, जहां बागवान सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं। यहाँ के बागवान बागवानी की नई तकनीकें अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और सेब बागवानों के क्षेत्र में सांगला घाटी पूरे किन्नौर और पूरे हिमाचल के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। सांगला के सेब बागवान मोहन प्रकाश भी उन्हीं बागवानों में से हैं जो सेब और केसर की खेती एक साथ करते हैं और दूसरे बागवानों को भी इस तकनीक का प्रशिक्षण दे रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर केसर और सेब जो है वो एक साथ फार्मिंग करते हैं आप जैसे लोग, आप जैसे बागवान? जैसे अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किन्नौर वालों को ये मन की बात में ये कहा था कि किन्नौर में सेब के साथ लोग केसर भी उगा रहे हैं। वाकई बिल्कुल सच बोला उन्होंने, बहुत वो है।
मैं अच्छा लगा मेरे को भी ये बातें सुन के, क्योंकि इसका मैं जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूँ। हाँ जी, तो मैं ये वाला जो मेरा बगीचा है, ये वाला बगीचे, इस बगीचे में मैं 3 किस्म का वो ज़मीन से तीन प्रोडक्ट लेता हूँ। आप एप्पल भी ले रहे हैं और केसर भी तैयार कर रहे हैं। और ये जिक्र प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया कि किन्नौर के लोग आपका केसर और सेब की खेती कर रहे हैं, तो वाकई सच बोला उन्होंने। तो मैं हमारे पूरा किन्नौर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि आप सेब के नीचे केसर भी लगा सकते हैं, और सेब के नीचे केसर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये मेरे सारे यहाँ से नीचे ये प्लॉट है, ये केसर के प्लॉट्स है। हाँ केसर, ये देखो एप्पल है, एप्पल के नीचे ये केसर, ये केसर है। ठीक है जी, केसर का क्या है मेन, केसर का एक ये मैंने चीज़ देखा, ये केसर ये गर्मियों में ये डोरमेंसी में जाता है और सर्दियों में पूरा आ जाता है। अभी थोड़ा आपको ऐसा दिख रहा है कि घास है, अब इसको हम मल्चिंग करेंगे, क्योंकि अब खेतीबाड़ी में काफ़ी सारा काम है। एक तो लेबरों का बड़ा शॉर्ट चला हुआ है आजकल, तो इसके वजह से तो अब जुलाई में इसका खुदाई होगा, खुदाई हो के इसके बाद इसमें दोबारा से इसके बल्लभ निकालेंगे। तो बल्लभ निकालो आप 3 साल में। केसर समुद्र तल से 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से किन्नौर की जलवायु केसर की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। केसर की खेती को जिला किन्नौर में बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग और CSIR के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। DD न्यूज के लिए कैमरा पर्सन शिपाल के साथ धर्म प्रकाश, सांगला घाटी, किन्नौर। और दिल्ली में वन महोत्सव 2025 के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये आयोजन दिल्ली के पर्यावरण के लिए एक नया अध्याय जोड़ रहा है। पिछली सरकारों ने इन कार्यक्रमों में कभी हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कभी दिल्ली के पर्यावरण की चिंता नहीं की और न ही पौधरोपण पर ध्यान दिया। दिल्ली सरकार कर रही है वन महोत्सव का आयोजन। दिल्ली की हर विधानसभा, गली और गार्डन में लगाए जाएंगे पौधे। वन महोत्सव के तहत लगाए जाएंगे 70 लाख से ज्यादा पौधे। पर्यावरण के प्रति व्यवहारिक बदलाव के लिए एक सार्थक पहल। दिल्ली को हरित बनाने और पर्यावरण में सुधार के लिए दिल्ली सरकार जुलाई के पूरे महीने में वन महोत्सव 2025 का आयोजन कर रही है। महीने भर चलने वाले इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हर दिन मां के नाम पर पौधारोपण होगा और 70 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें दिल्ली की हर विधानसभा, गली और गार्डन में पौधे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत आज भारत मंडपम से हुई, जहां पर्यावरणविद, उद्योगपति, विद्यार्थी और हजारों दिल्ली वासी शामिल हुए। दिल्ली सरकार जो अब आपकी अपनी चुनी हुई सरकार है, उसने भी दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए अब एक एक पेड़ जो दिल्ली की धरती पे लगेगा, वो ऐसा पेड़ लगेगा जो छांव भी दे, खुशबू भी दे, फल भी दे और पक्षियों को आसरा भी दे। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली वन महोत्सव 2025 दिल्ली के लिए एक नया मील का पत्थर है। दिल्ली विकसित तभी होगी जब दिल्ली हरी होगी, जब दिल्ली के लोग साफ सांस ले पाएंगे, हवा साफ होगी। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस दिन से दिल्ली में 70 लाख पेड़ लगाने की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के जन जन इसमें भागीदारी लेंगे। दिल्ली विकसित तभी होगी जब दिल्ली हरी होगी, जब दिल्ली के लोग साफ सांस ले पाएंगे, साफ हवा होगी। इसके लिए ये बहुत आज का ऐतिहासिक दिन है। इस दिन से शुरुआत हो रही है दिल्ली में 70 लाख पेड़ लगाने की। इस दिन से शुरू हो रही है दिल्ली के जन जन की इसमें भागीदारी की। वन महोत्सव 2025 में विदेशी औषधीय सजावटी पौधे, प्लास्टिक के बायो फ्रेंडली विकल्प, बागवानी से जुड़ी सामग्रियों की अनोखी प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यह पहला वन महोत्सव होगा जिसमें दिल्ली का मन अपने वन के साथ चलेगा। दिल्ली में ग्रीन कवर वो इस बार एक पेड़ मां के नाम 2.0 में 70 लाख पेड़ दिल्ली में लगाएंगे। सोच के साथ रेखा जी एक पेड़ मां के नाम 2.0 को आगे लेके जा रही हैं। वन महोत्सव दिल्ली के लोगों में पर्यावरण के प्रति एक व्यवहारिक बदलाव की एक सार्थक पहल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इसे जन आंदोलन बनाया जा रहा है। वन महोत्सव 2025 दिल्ली सरकार के वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना का अहम हिस्सा है ताकि हरित क्षेत्र बढ़े और हवा स्वच्छ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने भारतीय कृषि उत्पादों विशेष रूप से आमों की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के अपने सतत प्रयासों के तहत अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय मैंगो मेनिया 2025 यूएई में स्थित भारतीय दूतावास और लुलु समूह के सहयोग से आयोजित एक जीवंत इन स्टोर आम उत्सव की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं विशेष रूप से यूएई और खाड़ी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर फैले भारतीय प्रवासियों को भारत की उत्कृष्ट आम किस्मों को प्रदर्शित करना था और भारतीय आम की उम्दा किस्मों में जीआई टैग और क्षेत्रीय विशिष्टताएं जैसे कि बनारसी लंगड़ा, दशहरी, चौसा, सुंदरजा, आम्रपाली, मालदा, भारत भोग, प्रभा शंकर, लक्ष्मण भोग, महमूद बहार, वृंदावनी, फजली और मलिका शामिल है। इस महोत्सव के माध्यम से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र जैसे के राज्यों के भारतीय आमों की ताजगी और समृद्धि खाड़ी के पार के घरों तक पहुंचेगी। ये पहल न केवल भारत की आम विविधता को प्रदर्शित करती है बल्कि महत्वपूर्ण निर्यात अवसर भी पैदा करती है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 2 जुलाई को टमाटर की कीमत रही 2050 रुपए। 3 जुलाई को इसके भाव में 250 रुपए की तेजी आई और टमाटर का भाव हो गया 2300 रुपए। इसी तरह हरियाणा की पानीपत मंडी में टमाटर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ बीते बुधवार टमाटर का भाव रहा 1500 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 1500 रुपए का उछाल आया और भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव में स्थिरता देखने को मिली। 2 और 3 जुलाई को टमाटर की कीमत रही 1850 रुपए। बात राजस्थान की मंडियों की करें तो यहाँ की बस्सी मंडी में 2 जुलाई के दिन टमाटर का भाव रहा 3300 रुपए। 3 जुलाई को इसके भाव में 2100 रुपए की भारी तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद टमाटर की कीमत हो गई 5400 रुपए। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन रही थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है।
ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब के किसान धान की बुवाई जारी रखें। पंजाब के मैदानी इलाकों में मक्का और मूंग की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के मध्य मैदानी इलाकों में मक्का, बीटी कपास और देसी कपास की बुवाई इस मौसम में की जा सकती है। दिल्ली में धान, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में लौकी, करेला और कद्दू की बुवाई कर लें। दिल्ली में किसान सभी सब्जियों और दलहन के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण, सिंधुदुर्ग, ठाणे, रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में किसान धान की बुवाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में पुणे और जलगांव जिलों में किसान सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले के किसान धान की नर्सरी लगा लें। यहां इस समय बाजरा, सोयाबीन, मूंग, उड़द और अरहर जैसी फसलों की बुवाई की जा सकती है। वहीं मराठवाड़ा के किसान सोयाबीन, बाजरा, अरहर, कपास, मूंगफली, मूंग और उड़द की बुवाई कर लें। विदर्भ में भी किसान साफ मौसम के दौरान वापसा की स्थिति में सोयाबीन, कपास और अरहर जैसी फसलों की बुवाई जारी रखें। यहां पूर्वी विदर्भ के किसान धान की नर्सरी लगा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में धान की नर्सरी लगा लें। यहां के किसान गन्ने और तिल के खेतों में पानी जमा ना होने दें। साथ ही यहां पर किसान केले के नए पौधों का रोपण कर लें और इन्हें हवा से गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। केरल में किसान धान की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान केले के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। केरल में ही किसान मिर्च के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। कीड़े की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें।
लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर। पीएम ने त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की विकास में भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। पीएम ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय की छठी पीढ़ी को OCI कार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की। 5 देशों की यात्रा के अगले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना जाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और अर्जेंटीना के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप के 134वें संस्करण की ट्रॉफी का अनावरण किया। डूरंड कप के 134वें संस्करण की शुरुआत 22 जुलाई 2025 को होगी और 23 अगस्त 2025 तक चलेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। अमित शाह पुणे में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।